स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। हम लोग डॉक्टर कुबेरनाथ की जो भी चर्चित निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास पे अपनी हम लोग बातचीत करेंगे। देखा जाए तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में प्रायः उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से इसकी अभिव्यंजना होती कि मौसम से संबंधित इसमें मान्यताएं दी होंगी, लेकिन नहीं, इसमें मौसम से संबंधित मान्यताएं नहीं हैं। इसमें मनुष्य के जीवन के विभिन्न उम्र में विभिन्न जीवन के प्रसंग को लेकर इन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से पाठकों के सामने प्रस्तुत किए हैं। हम लोग बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध पे। उत्तरा फाल्गुनी निबंध के आसपास में इसके माध्यम से मनुष्य के जो जीवन के आयु संबंधित मान्यताएं हैं उसको पाठकों के सामने प्रस्तुत किए हैं और 40 से 45 साल की अवस्था को यह उत्तरा फाल्गुनी के आसपास के नाम से इन्होंने इसको उत्तरा फाल्गुनी का समय कहा है। उत्तरा फाल्गुनी का जो वर्षा ऋतु काल का जो अंतिम नक्षत्र है, यानी कि जब वर्षा ऋतु समापन के कगार पे रहती तो जो उसकी अंतिम नक्षत्र है उसी को इन्होंने उत्तरा फाल्गुनी कहा है। प्रायः देखा जाए तो इस निबंध के माध्यम से ऋतु को एक मानवीय अवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हुए इन्होंने 25 वर्ष की जो अवस्था है उसे सावन महीने से संबोधित किया है, यानी कि 25 वर्ष की अवस्था को इन्होंने सावन महीने से संबोधित किया है और इसमें अवस्था में काफ़ी मौज उमंग मस्ती होती। लेकिन जैसे ही 27 वर्ष की अवस्था में हम लोग प्रवेश करते तो वहाँ भाद्रपद को प्रायः अच्छे महीने के रूप में नहीं जाना जाता, तो इसको संबोधित करें कि जब हम 27 वर्ष की अवस्था में पहुँच जाते हैं तो इसे इन्होंने भाद्रपद महीने के नाम से संबोधित किया है। वस्तुतः 30 वर्ष की अवस्था में पहुँचते पहुँचते उसमें जो भाद्रपद था वह अपना काम करना शुरू कर देता है और हमारे कर्मों के अनुसार, यानी कि कर्म करने की शैली के अनुसार सुख दुख लाभ हानि हस्र इत्यादि मिलना शुरू हो जाता है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में, यानी कि देखा जाए तो 40 से 45 साल की अवस्था को इन्होंने उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कहा है और लेखक के अनुसार कहने का आशय भी है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा है तो वह 25 वर्ष की अवस्था से लेकर 45 साल की अवस्था के बीच, इन्हीं बीच में वह जीवन में कुछ कर गुजर सकते थे, यानी कि इन्हीं के बीच में कुछ कर गुजर सकते थे, यानी कि मनुष्य का जो जीवन वास्तविक रूप है वह 25 से 45 साल की अवस्था के बीच के जीवन को इन्होंने महत्व दिया है। लेखक ने प्रायः 30 वर्ष की अवस्था को इन्होंने कहा है कि इस अवस्था तक आने के बाद प्रतिवर्ष जैसे लोहे पे धार चढ़ाई जाती थी, उसी प्रकार 30 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करने के बाद उस पे धार चढ़ाना शुरू हो जाता और लेखक के अनुसार जो सृजक हैं, जो सृष्टिकर्ता हैं और जो सृष्टि के स्वामी हैं वह कभी भी बुजुर्ग या बूढ़ा नहीं होते। इस निबंध के माध्यम से दक्षिण भारत में एक ब्रह्मा की जो युवा मूर्ति की चर्चा की गई, जिसका प्रतिबिंबन देखने से प्रदर्शित होता है कि वह 30 वर्ष की युवा मूर्ति का रूपांतरण किया गया है। कुबेरनाथ ने इस निबंध के माध्यम से जवानी की तुलना फास्फोरस से की है और उनके अनुसार कि जवानी के समय में अंग अंग में फास्फोरस जलता रहता है,
लेखक ने विभिन्न प्रकार के मिथक आख्यानों के माध्यम से उम्र संबंधित जो भी मान्यता है उसको इन्होंने तुलना करके पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है और यहाँ से प्रश्न पूछे एवं बने जाने की संभावनाएं प्रबल रूप से रहती है। इन्होंने गौतम बुद्ध की तुलना करते हुए कहते हैं कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया और यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने प्रथम संदेश दिया, सरमन ऑन दी माउंट, जिसे प्रायः गिरी शिखर प्रजनन के नाम से जाना जाता है, और 33वें वर्ष की अवस्था में सलीब पे चढ़ा दिया गया। यानी कि विभिन्न उपमाओं से इन्होंने आय संबंधी तुलना शुरू किया और इन्हीं के अनुसार आगे कहते हैं कि वाल्मीकि के अनुसार राम की उम्र 27 वर्ष के आसपास होगा और 27 वर्ष की अवस्था में ही राम को वनवास हुआ और उस समय सीता की उम्र 18 वर्ष थी। यानी कि लेखक के अनुसार 25 वर्ष की जो उम्र है वह सावन का महीने से इन्होंने संबोधित किया है और इस उम्र में विभिन्न प्रकार के उत्साह उमंग रहते, लेकिन जैसे ही 27 के उम्र में प्रवेश करते उसे भाद्रपद के नाम महीने से संबोधित किया और इस महीने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। लेखक के अनुसार यह कह रहे हैं कि 45 तक की अवस्था यानी कि 25 से जो 30 वर्ष की अवस्था है, इसी बीच में कुछ कर गुजरने की स्थिति है और इसी को इन्होंने बखूबी रूप से जिक्र किया है। और लेखक के अनुसार जो 40 साल की अवस्था है उसको लेकर पश्चिमी विचारक, जिनका नाम दोस्तोयेव्स्की के विचारों को यह उद्धृत करते हुए कहते हैं, मैं 40 वर्ष जी चुका हूँ। 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। भाद्रपद की जो पहली नक्षत्र होती जिसमें खूब बारिश होती, पृथ्वी की प्यास तीसरा औश्लोष के माध्यम से माघ के जल से तृप्त हो जाती। अगर पृथ्वी की देखा जाए तो माघ की जो वर्षा से अगर पृथ्वी का जल अवशोषित नहीं कर पाती तो पृथ्वी को पुनः एक वर्षा के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता। माघ के बाद पूर्वा फागुनी जिससे कहा जाता उसका आगमन होता है। पूर्वा फागुनी को प्रायः लेखक ने रद्दी कमंद नक्षत्र यानी कि माघ माह के बाद पूर्वा फागुनी की आगमन होती, जिसे प्रायः लेखक ने रद्दी कमंद नक्षत्र के नाम से कहा है। और आगे वह चर्चा करते हुए कहता है कि पूर्वा फागुनी की जो वर्षा की पानी है वह किसान और फसल दोनों के लिए हानिकारक होती है और इसे प्रायः पूर्वा फागुनी को जो उत्तर भारत के किसान हैं उसे प्रायः कीटनाश कर्मनाश नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। इस निबंध के माध्यम से इन्होंने लेनिन के वक्तव्य को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। उत्तरा फागुनी के माध्यम से कुबेर राय कहते हैं कि जो सृजक और सृष्टिकर्ता हैं वह कभी बुढ़ापे में नहीं प्रवेश करते और इसमें कुछ प्रमुख लाइन है उस पर हम लोग अपनी बात करेंगे। जैसे एक उद्धरण बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अपना मस्तक काटकर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार और वीराचार हो सकता। यानी कि अपना मस्तक काट के उसका स्वयं रक्त पीना तंत्राचार और वीराचार हो सकता, परंतु यह न तो क्रांति है और न समर है। पुरानी पीढ़ी की चिरचेता मुझे भी अच्छा नहीं लगता।
इसमें तो नई पीढ़ी के दार्शनिकों के बारे में यह बताते हैं कि नई पीढ़ी के जो दार्शनिक है उसमें हिरबत मार्क्यूज और चेनावर बैट-क्वाइन, यानी कि हिरबत मार्क्यूज, चेनावर और बैट-क्वाइन को इन्होंने नई पीढ़ी के दार्शनिक के रूप में प्रतिस्थापित किया है।